हेलो हेलो। तो नजर एकदम सभी की बोर्ड पर। तो क्या हाल चाल है सभी के? एकदम बढ़िया। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारा क्लास 11th फिजिक्स की चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, सरल रेखा में गति, जिसमें हमारा जो टॉपिक था वो था मैथमेटिक्स टूल, जिसमें हम पढ़ चुके हैं अवकलन। अवकलन को मैंने इस प्रकार से आपको समझाया कि ना तो बायो वालों को कोई दिक्कत होगी और मैथ वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेशली बायो वाले के लिए मैंने इजी करके बताया, क्योंकि अब वो गणित नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब तक उनके साथ फिजिक्स रहेगी तब तक मैथ भी उनके साथ रहेगी। समझ में आया? तो बिल्कुल इजी था अवकलन, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए थे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था उसका फॉर्मूला, वो आपको याद हो गया है और आप वहां से कर सकते हैं। और कुछ त्रिकोणमितीय फलन थे, उनके जो अवकलन है वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं, और आगे जैसे जैसे हम चलेंगे अवकलन आएंगे, हम आगे हल करते चलेंगे। आज का टॉपिक है समाकलन। अब समाकलन भी अवकलन का भाई ही है, ये समझिए। अब समाकलन को हम किस प्रकार से हल करते हैं, आपके मन में होगा कि समाकलन का फॉर्मूला क्या है। बिल्कुल सब बताएंगे, जितनी नीड होगी ना हम उतना ही करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है, क्योंकि हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। समझ में आया? तो मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट है वो तो उनको तो डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, उनके लिए तो समाकलन अवकलन विकराल रूप धारण करने वाले हैं। समझ में आया? लेकिन जो बायो वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए मीडियम ही चलेगा, ज्यादा अंदर नहीं घुसना है अपने को, बिल्कुल ऊपर ऊपर से हम पढ़ेंगे, जितना काम आएगा वही हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आया? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आज हम हेडिंग डालेंगे समाकलन। आज की हमारा टॉपिक है समाकलन। अब समाकलन, जिस प्रकार से मैंने आपको अवकलन बताया था कि अवकलन को किस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं, समाकलन का अर्थ क्या होगा, ये सबसे पहले हम जांचेंगे। क्या होगा समाकलन का अर्थ? देखिए, समाकलन का यदि मैं अर्थ बताना चाहूं तो समाकलन का अर्थ होता है सतत जोड़। मतलब आपको मान लीजिए कोई भी एक लंबी डोरी दे दे और उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करेंगे, और हम जब उसको जोड़ेंगे तो एक डोरी प्राप्त होगी। यदि हम एक छोटा सा भाग लेकर उसका समाकलन कर देते हैं, क्या कर देते हैं उसका समाकलन, तो भी हमें क्या प्राप्त होने वाली है? डोरी ही प्राप्त होने वाली है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समाकलन का अर्थ। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, अभी आ जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं समाकलन को किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, समाकलन का हम चिन्ह पढ़ते हैं। समाकलन इस प्रकार से हम बिल्कुल बेस से चलेंगे। समाकलन को इस वाले चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। समाकलन को इस वाले चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ये जो है प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, जैसे मैंने बताया था कि जो अवकलन है ना अपने पास, अवकलन को किस प्रकार से लिखते हैं हम? अवकलन को लिखते थे हम dy/dx। तो इसको पढ़ते थे क्या हम? y में परिवर्तन x के सापेक्ष। तो इसी प्रकार सबसे पहला तरीका आ चुका है कि किसी भी राशि का जब हम समाकलन करेंगे तो उससे पहले हमें ये लगाना पड़ेगा। जब हमने ये लगा दिया है तो ये शो करता है कि इस राशि का क्या हो रहा है? समाकलन हो रहा है। पॉइंट नंबर 1 आपको याद हो गया होगा कि समाकलन को इस चिन्ह से हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। अब देखिए, यदि मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं कि समाकलन को किस प्रकार से हम समझ सकते हैं, उसका अर्थ क्या है, वो देखिए। अब आप जिस प्रकार से मैंने अवकलन को ग्राफ के रूप में बताया था, उसी प्रकार यदि मैं समाकलन को भी ग्राफ के रूप में बताऊं, ये तो कौन सी एक्स हो गई हमारे पास? वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, ये कौन सी हो गई? एक्स एक्सिस हो गई। और ये क्या है हमारे पास? मूल बिंदु है। अब मान लीजिए ये जो ग्राफ है ना हमारे पास, इसमें कोई कर्व है इस प्रकार से। अब ये जो कर्व है मैंने आपको बता दिया। देखो, समाकलन एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, दूसरा पॉइंट लिख देता हूं मैं कि जो समाकलन, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखा रहा हूं ना पॉइंट, ऐसे आप नोट करेंगे कॉपी के अंदर समाकलन हेडिंग डाल के। समाकलन का अर्थ है सतत जोड़। समाकलन का अर्थ है सतत जोड़। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सतत जोड़। समझ में आया? ये है समाकलन का अर्थ, सतत जोड़। कैसे है समझ में नहीं आया होगा, अभी आ जाता है। अब ये कोई कर्व है, मैंने आपको बोला कि मेरे को इस कर्व का क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए, एरिया ऑफ कर्व चाहिए मेरे को। कैसे ज्ञात करेंगे आप? देखिए, मान लीजिए ये जो है ना हमारे पास, यहां से यहां तक, ये तो क्या है? y है। देखिए ये क्या है? y है। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कर्व है। कर्व का मैंने एक
ये पैमाना लिखा है कि ये जो क्या है y है, समझ में आ गया, ये y एक्सिस है तो ये भी क्या हो गई y एक्सिस। अब मैं dx कोई अल्पांश ले रहा हूं dx, तो dx जो अल्पांश है उसको मैंने मिला दिया इस प्रकार से, ठीक है। अब जब मैं इस जो ये पट्टी बनी है मेरे पास, कैसी पट्टी है ये, आयताकार पट्टी का, कैसी पट्टी है ये, आयताकार पट्टी का। यदि मैं इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल निकालूं तो आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहां देखिए y dx लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई तो कितनी है इसकी y, चौड़ाई कितनी है इसकी dx, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होगा प्लस। फिर मैं एक और यहां एक पट्टी का ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, एक और यहां पर एक पट्टी का ले लेता हूं, ये भी dx की है। फिर क्या हो जाएगा, प्लस का y इंटू dx, इस पट्टी का भी क्षेत्रफल यही हो गया। फिर मैं यहां एक और पट्टी का ले लेता हूं, ठीक है ना, उसका भी कितना है dx है, तो उसका भी जोड़ कितना हो जाएगा y dx, और इस प्रकार से हमारे पास पट्टिकाएं चलती रहेंगी और अनंत तक चलेंगी। तो इन सभी को ऐसे लिखने के बजाय हम एक ही रूप में लिखते हैं, वो होता है इस प्रकार से समाकलन y dx, समाकलन y dx, समाकलन क्या हो गया हमारे पास y dx। इस प्रकार से हमारे पास इस कर्व का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, कर्व का क्या आ जाएगा, क्षेत्र। समाकलन को इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं, पहला पॉइंट था। समाकलन का अर्थ है सतत जोड़, सतत जोड़ का मतलब कि निरंतर जोड़ते हुए हमें वो राशि मिल जानी चाहिए। देखिए ये कर्व था, कर्व का मैंने आपसे पूछा क्षेत्रफल, आपको ये तो पता है लंबाई y है, फिर आपने एक dx थोड़ा सा हिस्सा लिया, फिर उसका आयताकार पट्टी का बन गई, वो उसका क्षेत्रफल निकाला, ये रहा लंबाई गुणा चौड़ाई y dx हो गया। फिर आप आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, मान लीजिए इसमें खूब सारी पट्टिका बन गई, तो आप ऐसे ही थोड़ी लिखते रहेंगे y dx प्लस y dx प्लस y dx प्लस। इससे बढ़िया है सतत जोड़, मतलब इसका एक साथ करेंगे और उसको क्या लगा देंगे, समाकलन। ये जो चिन्ह है ना, ये जो चिन्ह ये बता रहा है सतत जोड़, मतलब y dx प्लस y dx प्लस y dx प्लस y dx प्लस y dx, ये चिन्ह बताता है। समझ में आ गया। तो ये था समाकलन का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसका पढ़ेंगे हम फॉर्मूला। दोबारा देख लीजिए एक बार फिर से, ये जो चिन्ह है इसका अर्थ आप सतत जोड़ मानिए, मतलब बहुत कोई भी लंबी पट्टिका है उसका सतत जोड़ करता है। ये समाकलन का अर्थ सतत जोड़ है, ये आपको बता दिया। एक और यदि मैं एग्जांपल की बात लूं, मैं मान लीजिए मेरे पास कोई छड़ है ये, जिसकी लंबाई है x, कितनी है x। अब मेरे को इस छड़ का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। तो मान लीजिए वही मैंने यहां क्या ले लिया, एक dx क्या ले लिया, अल्पांश ले लिया, तो dx अल्पांश लिया, फिर एक अल्पांश ले लिया dx, फिर एक अल्पांश ले लिया dx, फिर एक अल्पांश ले लिया dx, फिर एक अल्पांश ले लिया dx और फिर एक ले लिया dx। तो अब क्या करेंगे, इसका dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx प्लस ऐसे चलते रहेंगे। इससे बढ़िया है कि आप इसको समाकलन के रूप में, इसका अर्थ क्या होता है सतत जोड़, और हम जब dx करेंगे इसका तो हमारे पास x प्राप्त होगा। मतलब जब हम इसके क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो ये x दूरी ही तो आएगी। तो इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से न लिखकर यदि हम समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं dx का, तो ये जो समाकलन का चिन्ह है ये बताता है कि इन सभी का क्या हो रहा है, योग हो रहा है। मतलब कि यदि मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूं, ये जो हम लिख रहे हैं ना, इसका अर्थ है ये चिन्ह। ये चिन्ह क्या बता रहा है कि इन सभी का जोड़ है ये, और जब हम इसका समाकलन करते हैं, सभी का जोड़ करते हैं, तो x हमें प्राप्त होता है। तो ये था आपके पास समाकलन का बेसिक इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक आप नोट करें। आगे बढ़े, चलिए अब घबराए नहीं, हम इसके जो एग्जाम्पल हैं वो भी करेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आता है इसका फॉर्मूला, समाकलन का सूत्र। इंपॉर्टेंट तो यही है, जैसा कि मैंने अवकलन का भी सूत्र बताया था, समाकलन का सूत्र। इससे पहले वाले जो 2 पॉइंट थे वो थे समझाना कि समाकलन कह क्या रहा है, समाकलन कह क्या रहा है वो समझना था हमें। समाकलन का सूत्र होता है, मान लीजिए कोई भी हमारे पास राशि है, समाकलन का सूत्र मान लीजिए y इज इक्वल टू है मेरे पास x की पावर n, y इज इक्वल टू है मेरे पास x की पावर n। तो यदि मैं इसका अवकलन करूंगा, तो अवकलन तो आप क्या करते थे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, वाई की जगह x की पावर n, पावर पहले पावर माइनस का 1। ये तो अवकलन था, मैंने दोबारा से आपको याद दिला दिया है। समाकलन में क्या होगा, और मेरे को फाइंड करना है y dx।
मैंने ये क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू एक्स की पावर n और मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, कैसे आएगा देखिए। हल करते हैं, y की जगह हम लिखते हैं x की पावर n dx, x की पावर n dx। अब इसमें क्या होगा, पहले तो अवकलन में पावर पहले आती थी, इसमें पावर में एक जुड़ेगा अपॉन का पावर प्लस 1। शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो पावर प्लस 1 भाग पावर प्लस 1, ऐसे याद रखेंगे। यह है हमारे पास समाकलन का सूत्र। जिस किसी को भी ये समाकलन का सूत्र याद हो गया है तो उसका समाकलन बिल्कुल आसान हो चुका है, बिल्कुल इजी सूत्र है। x की पावर n dx, पावर में एक जोड़ दिया अपॉन का पावर प्लस 1। यह है आपका सूत्र। जिस प्रकार से अवकलन का हमारे पास सूत्र था उसी प्रकार से ये सूत्र है। अब हम इस सूत्र के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सूत्र आपके क्लियर हो जाएगा, समाकलन आपके क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपके कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूले लिखाऊंगा, जैसे कि अवकलन में लिखाया था उसी प्रकार। जितनी नीड है उतना ही पढ़ेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, मिटा दें। चलिए, तो ये तो था हमारे पास समाकलन का सूत्र, समझ में आया। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं दोबारा से लिख देता हूं, समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1। अब एक और बात मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से मैं अवकलन में लिखता था, जैसे dy बाई dx है और y इज इक्वल टू है मेरे पास x की पावर n, तो dx की पावर n अपॉन का dx। इसका जो x की पावर n का अवकलन कब होगा, जब x का पद नीचे होगा, यानी x के सापेक्ष इसका अवकलन होगा। यहां पर क्या होगा, मेरे को x का अवकलन करना है तो यहां dx ही आएगा, dt नहीं आएगा, समय के सापेक्ष नहीं होगा, ठीक है। और कोई भी यहां पर नहीं आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। जिसका पूछा है ना राशि, जैसे x की पावर n का पूछ लिया, x की पावर n का पूछा है ना, तो उसके साथ dx ही आएगा और कोई राशि नहीं आएगी। जिस प्रकार से dy बाई dx निकाल देते तो यहाँ dx था ना, तो x में ही कुछ पद आना चाहिए, कांस्टेंट आ गया तो उसका अवकलन क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। इसी प्रकार x की पावर n है, यानी x है तो dx ही आना चाहिए, ना dy आएगा, ना dt आएगा, ना dθ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल में, ज्यादा डीपली आप नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहला मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। y इज इक्वल टू दे दिया मेरे को x की पावर 5 और मेरे को पूछ रहा है समाकलन y dx। चलिए हल करते हैं। y dx इज इक्वल टू समाकलन, y की जगह मैं लिख लेता हूं x की पावर 5 dx। अब देखिए dx ही तो आया, इसके साथ dt तो नहीं आया, समझ में आया। तो देखिए अब हम चलते हैं इसका हल देखिए। अब इसका पावर कितनी है इसकी, 5, यानी n का मान कितना है, 5। तो n प्लस 1 करेंगे, यानी x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन का पावर प्लस 1, पावर कितनी थी, 5 प्लस का 1, कितना हो गया, 5 प्लस 1 6, x की पावर 6 बटे 6। ये क्या होगा इसका समाकलन। बोलिए कोई दिक्कत है। मतलब जो शुरुआत के 2 पॉइंट थे उसका तो तात्पर्य था कि आपको इस शब्द का अर्थ बताना, वो आपको समझ में आ गया है। सतत जोड़ मतलब कोई लंबी अनंत कोई रेखा है तो हम उसका भी आसानी से योग कर सकते हैं। ये तो था इसका अर्थ। जब फॉर्मूले की बात आ जाती है तो समाकलन ही बिल्कुल इजी हो जाता है, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो। समझ में आया। तो ये था फॉर्मूला बेस क्या एग्जाम्पल। और देख लीजिए दूसरा, देखिए मान लीजिए आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 और मेरे को बोल दिया y dx फाइंड करना है। चलिए y dx इज इक्वल टू समाकलन, y की जगह क्या रख दूंगा मैं, x की पावर 1/2 dx। देखिए n कितना है, 1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर प्लस 1, 1/2 प्लस 1 अपॉन का पावर प्लस का 1। 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 आता है, x की पावर 3/2 और ये भी 3/2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले बेस पर हम समाकलन करते हैं। जिस प्रकार से अवकलन का सूत्र था, पावर पहले पावर -1 यानी x की पावर n का n x n -1, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। इसी प्रकार जो समाकलन है, समाकलन का फॉर्मूला बेस हम क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां तक आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। कर लिया नोट। चलिए अब हम चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चन लाते हैं अच्छे। देखिए मेरे पास तीसरा है, y इज इक्वल टू दे दिया
x की पावर 3 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3/2 का मेरे को समाकलन ज्ञात करना है, समाकलन y dx। अब जिन भी बच्चों ने लास्ट लेक्चर देखा है और अवकलन उनको समझ में आ गया है, तो ये भी समझ में आ गया है कि किस प्रकार से अब हम इसको करेंगे, समझ में आ गया होगा। देखिए y की वैल्यू रखिए x³ प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3/2 और बाहर क्या है dx। जिस प्रकार से अवकलन में हम एक एक पद के पास लेकर गए थे, याद करो वो क्वेश्चन, उसी प्रकार अब हम समाकलन को भी ले जाएंगे। समाकलन को इससे गुणा करूंगा, चिन्ह को, x की पावर 3, फिर x की पावर 3 से dx भी गुणा है तो ये हो गया dx, फिर क्या है प्लस का चिन्ह है, फिर समाकलन को इससे गुणा करूंगा, x की पावर 6 से हो गया, x की पावर 6 dx से भी गुणा है प्लस, फिर समाकलन को मैं इससे गुणा करूंगा x की पावर 3/2 से और x की पावर 3/2 dx से भी गुणा है, ये लीजिए dx से भी गुणा है। अब देखिए x की पावर 3 का तो क्या हो जाएगा, पावर +1 बटे पावर +1, यानी x की पावर 3 + 1 अपॉन का 3 + 1। इसी प्रकार इसका भी क्या हो जाएगा, x की पावर 6 + 1 अपॉन का 6 + 1। इसी प्रकार इसका भी क्या हो जाएगा, पावर +1 अपॉन का पावर प्लस का 1। ये तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन का 4। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 7 अपॉन का 7। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x की पावर 5/2 अपॉन का 5/2 प्लस का c। अब आप बोलेंगे कि ये जो हमारे पास है ये क्या है, हमारा आंसर। अब आप बोलेंगे कि ये c कहां से आ गया। मैंने आपको एक बात बताना भूल गया हूं, वो अब बता देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो c है वो क्यों आया, देखिए समाकलन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं, यहां लिख देता हूं मैं। जो हमारे पास समाकलन है वो कितने प्रकार से होंगे, 2 प्रकार से। ये देखिए पहला तो है हमारे पास अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और दूसरा है निश्चित समाकलन, दूसरा है निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में c आता है, c क्या है, एक कांस्टेंट है, इसमें c नहीं आता है, इसमें c नहीं आता है। दोबारा देखेंगे c क्यों आया। अब आप सीधा सा एक अंतर है अनिश्चित और निश्चित समाकलन में। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन था, यदि ये है हमारे पास अनिश्चित समाकलन, फिर आप बोलेंगे कि सर निश्चित समाकलन की पहचान कैसे करेंगे। निश्चित समाकलन की पहचान करने का तरीका है कि ये जो समाकलन का हमारे पास प्रतीक दे रखा है, क्या बोलेंगे इसको, प्रतीक दे रखा है, यदि वहां पर कोई अंक हो, जैसे मान लीजिए यहां पर 1 हो फिर 2 हो, यहां पर 1 हो फिर 2 हो फिर 3 हो फिर 4 हो, यहां 8 हो फिर 10 हो, इस प्रकार से यदि आपको दे दिया तो वो समाकलन कौन सा कहलाएगा, निश्चित समाकलन। यानी कि समाकलन के प्रतीक पर नीचे और ऊपर आपको कोई गणित में संख्या दे दे, अंक दे दे, तो वो निश्चित समाकलन होगा। और यदि कोई संख्या नहीं है, केवल समाकलन का चिन्ह है, अकेला है, कोई संख्या नहीं है, तो वो कौन सा समाकलन कहलाएगा, अनिश्चित समाकलन कहलाएगा। कौन सा समाकलन कहलाएगा, अनिश्चित समाकलन। समझ में आ गया। यदि संख्या आई तो निश्चित, संख्या नहीं आई तो अनिश्चित। अनिश्चित समाकलन में c आता है, c इज ए कांस्टेंट। अब c क्यों आता है हमें नहीं पता, हमें उसके अंदर जाना ही नहीं है, हमारा काम नहीं है मैथ में घुसना, हमारा काम है फिजिक्स को पढ़ना पढ़ाना। समझ में आया। तो c क्यों आया हम इस पर नहीं जाएंगे, आपको बता दिया हूं कि जैसे ही अनिश्चित समाकलन आएगा तुरंत प्लस c कर देंगे आप। पहचान बता दी है समाकलन की। यदि ऊपर, या हम इसको बोलते हैं सीमाएं, ये जो यहां पर मान लीजिए 1 है 2 है, तो इस 1 को तो बोलेंगे लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा, और 2 को बोलेंगे अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा। यदि समाकलन के प्रतीक पर निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दी हुई हो तो वह निश्चित समाकलन कहलाता है, अन्यथा वह अनिश्चित समाकलन कहलाता है। समझ में आ गया। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखिए यदि यहां मैं माइनस कर दूं तो भी वही बात होगी, चिन्ह ही तो क्या होगा, चेंज होगा, प्रोसेस तो वही है, प्रोसेस तो वही है। ठीक है, तो यहां तक आप नोट करें। कर लिया नोट। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो निश्चित और अनिश्चित समाकलन में अंतर समझ में आया। यदि कोई भी किसी समाकलन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखी है
तो वह निश्चित समाकलन है। लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दे रखी है तो वह अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन में प्लस सी जोड़ते हैं, निश्चित समाकलन में प्लस सी नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट। देखिए दोबारा देखिए, सबसे पहले मैंने समाकलन का अर्थ बताया आपको, क्या है सतत जोड़, मतलब कितनी ही लंबी रेखा हो हम उसका समाकलन आसानी से, उसका योग, उसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, हमने ग्राफ की सहायता से देखा। तीसरी बात, समाकलन का फॉर्मूला पावर प्लस वन अपॉन का पावर प्लस वन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे पास। अब जैसे कुछ मैंने बताए थे, कॉन्स्टेंटों का समाकलन क्या होगा, ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होगा, वन अपॉन एक्स का समाकलन क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट समाकलन है, यूनिक समाकलन है, वो आपको याद रखने हैं। फिर हम चलते हैं त्रिकोणमितीय समाकलन की ओर। तो सबसे जो आगे हम पढ़ेंगे वो है कॉन्स्टेंट का समाकलन। अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास y बराबर दे दिया मैं आपको 5, y बराबर दे दिया आपको 5, और मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y dx, फाइंड द वैल्यू ऑफ y dx। तो आप करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, y की जगह आप रखेंगे कितना 5 और dx। अब आपको पता हो कि अवकलन जब हमने किया था तो कांस्टेंट का जो मान है वो 0 हुआ था। बिल्कुल, कांस्टेंट का मान क्या हुआ था, 0 हुआ था। आपको फिर से याद दिला देता हूं, यदि y इज इक्वल टू कितना है 5 है, और मैंने आपको बोला कि dy बाई dx चाहिए, तो आपने लिखा था d अपॉन dx 5 इज इक्वल टू 0। याद आया, आ गया होगा। समाकलन में ऐसा नहीं है, समाकलन में कांस्टेंट राशि का मान शून्य नहीं होता है। अंतर है ये दोनों में, अवकलन में कांस्टेंट राशि का मान शून्य होता है, समाकलन में कांस्टेंट राशि का मान शून्य नहीं होता है। फिर क्या होता है, होता यह है कि जो ये dx है ना, dx यानी x का क्या है, एक अल्पांश है, तो ये x इससे गुणा हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 5x। यदि इसकी जगह क्या होता, dy होता तो क्या होता 5y, यदि इसकी जगह dt होता तो क्या होता 5t। मतलब जितने भी जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं ना, तो वो उसका जो अब dt है, dt क्या है, t का एक अल्पांश है तो t से गुणा हो जाएगा। dx था तो dx x का अल्पांश है तो x से गुणा हो जाएगा। dy क्या है, y का अल्पांश है तो y से गुणा। अब ये चूंकि आप मेरे को बताएंगे क्या ये निश्चित समाकलन है या अनिश्चित समाकलन है। क्या आपको यहां लोअर लिमिट दिख रही है, नहीं है, अपर लिमिट दिख रही है, नहीं है, मतलब ये अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन के साथ हमेशा c आता है, याद रखेंगे, हमेशा c आता है, याद रखेंगे। दोबारा देख लीजिए एक और क्वेश्चन, y इज इक्वल टू दे रहा हूं मैं 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ y dx। तो 7 dx, dx x का अल्पांश है तो x से गुणा हो जाएगा 7x प्लस c। इसका आंसर c क्यों आया, क्योंकि यह निश्चित समाकलन नहीं है, याद हो गया। तो ये तो था एक, तो कांस्टेंट का समाकलन 0 नहीं होता है, जिस किसी के सापेक्ष कर रहे हैं वो किसी का अल्पांश होता है। dx x का अल्पांश है तो वह x से गुणा हो जाएगा, dt t का है तो t से गुणा, dy y का है तो y से गुणा। सिंपल, बस ये याद रखना है। कहीं आप अवकलन की जैसे ही कर दे कि अवकलन में कांस्टेंट का मान 0 था तो समाकलन में भी कांस्टेंट का मान 0 ही रहेगा। नहीं जी, ऐसा नहीं है, समाकलन में कांस्टेंट का मान 0 नहीं होता है। समझ में आ गया। आगे देखिए, अब अगला है हमारे पास e की पावर x। e की पावर x dx का जो समाकलन है वो होता है e की पावर x प्लस c। चूंकि यह निश्चित समाकलन नहीं है तो c इसमें साथ आएगा। अब ये एक बढ़िया चीज है, e की पावर x का अवकलन करेंगे तो भी e की पावर x आएगा, और e की पावर x का समाकलन करेंगे तो भी e की पावर x आएगा। इसमें कोई माथा पच्ची वाली बात नहीं है। अब इससे रिलेटेड मैं एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन करता हूं। देखिए, y इज इक्वल टू e की पावर 6x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y dx। चलिए, तो अब आप इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, e की पावर 6x इंटू dx ये है। अब e की पावर x का मैंने आपको बता दिया समाकलन क्या होगा, e की पावर x। ये पूरा e की पावर x है, पावर में क्या है इसके 6x है, तो e की पावर x है तो एक बार तो आप लिख देंगे e की पावर 6x। अब यहां पर क्या होता है ना, जिस किसी के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो 6x है यानी x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x का गुणन क्या है, x का गुणांक क्या है 6, वो हमेशा भाग में आता है। समाकलन की बात कर रहा हूं, वो हमेशा भाग में आता है, प्लस का c आ जाता है। मतलब कि e की पावर x का समाकलन e की पावर x हो गया। सिंपल,
लेकिन आप जब पावर में देखेंगे तो पावर में पाएंगे 6x है और हम x के सापेक्ष ही समाकलन कर रहे हैं, तो x का जो गुणांक है वो 6 है और वो 6 हमेशा नीचे आ जाता है। ये है समाकलन की विशेषता। ये है क्या है? समाकलन की विशेषता। और देखिए यदि आप कंफ्यूजन है तो मैं और बताता हूं आपको, यहां तक पहले आप नोट करिए। कर लिया नोट? चलिए अब इसके अंदर क्या होगा, e की पावर x में जो मैंने अभी अभी आपको एक मेथड बताया, कांस्टेंट का जो आपके पास समाकलन है वो क्या होता है? 0 नहीं होता है। पहली बात याद है। दूसरा देखिए, दोबारा देखिए, y इज इक्वल टू ई की पावर 10x है। अब इसका मैं कर रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ y dx। तो y की वैल्यू आप रख चुके हैं e की पावर 10x, e की पावर 10x, और ये क्या हो गया? dx। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसका e की पावर x ही है, ये टोटल क्या है? यहां पर पावर में है ना, x की जगह क्या है? 10x है बस, और कुछ ही नहीं है। 10 क्या है? यदि आप 10 को हटाएंगे तो वही e की पावर x है, तो एक बार तो हम e की पावर 10x का e की पावर 10x कर देंगे। x का गुणन क्या है? 10 है, तो वो नीचे आ जाएगा और प्लस c लग जाएगा। ये है अवकलन की विशेषता। इसी में नहीं है, सभी में है ये क्या है? सभी में है। जैसे एक मैं ट्यूशन करके बताता हूं आपको, y इज इक्वल टू है x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ y dx। तब मैं इसका करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? समाकलन y का मान रख दीजिए x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर कितना? dx। अब ये इससे गुणा होता चलेगा, dx भी आता जाएगा, अलग अलग कर लीजिए। x क्यूब dx प्लस समाकलन 4x स्क्वायर क्या? dx। अब मैंने बताया था अवकलन में भी जो कांस्टेंट होता था वो बाहर आ जाएगा, समाकलन में भी जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाएगा। इसका करूंगा तो पावर प्लस का 1 अपॉन का पावर प्लस का 1, तो x 4 अपॉन का 4 हो जाएगा, प्लस यहां 4 बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर का करूंगा तो x क्यूब बटे 3 और प्लस का c। ये इसका आंसर हो गया। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से कुछ समाकलन है वो आपको याद रखने हैं। कांस्टेंट का समाकलन 0 होता है क्या? नहीं होता। e की पावर x का समाकलन अवकलन सेम होता है e की पावर x। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, x के गुणांक में कुछ हो या y के गुणांक में कुछ हो और हम समाकलन भी dx के सापेक्ष dy के सापेक्ष कर रहे हैं, तो वो गुणन हमेशा भाग में आता है। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो ये था हमारे पास समाकलन। अब एक और समाकलन है, इंपोर्टेंट समाकलन देखिए, y इज इक्वल टू दे दिया 1/x और फाइंड द वैल्यू ऑफ y dx। 1/x का अवकलन क्या किया था हमने? तो x की हम पावर ऊपर ले गए थे, x की पावर -1, और ठीक है वहां हुआ था हमारे पास माइनस का 1/x स्क्वायर। लेकिन अब आप करेंगे कि सर हम इसको भी ऊपर ले जाते हैं, ले जाइए, ये जाएगा तो x की पावर -1, फिर पावर में 1 जुड़ेगी, तो ये इसका तो मान ही कुछ अनंत आ रहा है, अनंत तो हो ही नहीं सकता है इसका मान। इसलिए आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि 1/x dx का जो समाकलन होता है वो होता है log x प्लस का c क्यों आया? निश्चित समाकलन नहीं है, अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं है। 1/x का समाकलन सीधा याद रखेंगे क्या? log x प्लस c। e की पावर x का e की पावर x, कांस्टेंट का समाकलन शून्य नहीं होता है, जिस किसी के सापेक्ष कर रहे हैं उससे गुणा हो जाता है, ठीक है। तो ये थे बेसिक समाकलन। अब हम चलते हैं त्रिकोणमितीय समाकलन की ओर, तब तक के लिए आप यहां तक नोट करें, मिटा दें। चलिए, समाकलन की आप टेंशन नहीं ले, अवकलन आपको समझ में आया था, उसी प्रकार समाकलन भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में मैं कुछ इसके समरी लिखा दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको वही याद रखने हैं। वैसे तो देखिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, की पॉइंट मैंने बता दिया है। फॉर्मूला याद रखोगे तो समाकलन होगा, फॉर्मूला याद रखोगे तो ही अवकलन होगा। e की पावर x का अवकलन समाकलन सेम होता है, e की पावर x प्लस सी क्यों लगाते हैं? प्लस सी नहीं लगाते हैं, कारण बता दिया। निश्चित समाकलन में अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट होगी, वो भी हम हल करेंगे। जिनमें नहीं होगी वो अनिश्चित होगी, अनिश्चित में प्लस सी आएगा। समझ में आया? 1/x का सीधा याद रखेंगे log x। कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, कांस्टेंट का समाकलन 0 नहीं होता है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे और एक फॉर्मूला। अब हम चलते हैं कुछ त्रिकोणमितीय समाकलनों की ओर। इसमें जो मैं बताऊंगा वही याद रखेंगे आप, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है आपको। देखिए जैसे कि मैंने 6 त्रिकोणमितीय फलन थे आपके पास, उनका 6 का अवकलन बताया था, लेकिन यहाँ पर मैं 6 का नहीं बताऊंगा, जो आपको आसानी से याद होगा वही बताऊंगा। आप चाहे तो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको याद करने हैं वही मैं आपको बता दूंगा। तो त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन, त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन, त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन। देखिए मान लीजिए मेरे पास सबसे पहला
y इज इक्वल टू दे दिया साइन एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ y dx। y की जगह रख दीजिए साइन एक्स dx। साइन एक्स का अवकलन क्या होता था वो बताएंगे कोई? कोस एक्स, तो इसका समाकलन क्या होगा? कोस एक्स प्लस का c, लेकिन कोस एक्स होगा माइनस का। पहली चीज याद रखेंगे, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है, साइन एक्स का समाकलन माइनस कोस एक्स होता है। प्लस सी क्यों लगाया? निश्चित समाकलन नहीं है, ना कोई लोअर लिमिट ना कोई अपर लिमिट, ये सीधा याद रखना पड़ेगा। इसमें क्यों नहीं चलेगा, कैसे आया ये भी नहीं चलेगा। साइन एक्स का समाकलन माइनस का कोस एक्स होता है तो होता है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सेकंड, y इज इक्वल टू दे दिया कोस एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ y dx। y की जगह रखिए कोस एक्स dx। कोस एक्स का अवकलन क्या होता था? साइन एक्स। यहां समाकलन क्या होगा? कोस एक्स का अवकलन था माइनस का साइन एक्स, लेकिन समाकलन उल्टा हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स हो जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा। एक्स क्या है? कोण है। एक्स की जगह थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, साई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है। समझ में आया? मतलब कि ये जो दो समाकलन है अवकलन के उल्टे हैं। साइन एक्स का अवकलन था कोस एक्स, समाकलन क्या हो जाएगा? माइनस लगा देंगे। कोस एक्स का अवकलन था माइनस का साइन एक्स, समाकलन क्या हो जाएगा? माइनस, हटा देंगे। तो ये कोस एक्स का जो समाकलन है वो क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। दो तो ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट। अब तीसरा हमारे पास चलता है सेक स्क्वायर एक्स का। जो जो फॉर्मूले पर आधारित है डायरेक्ट आंसर है वही मैं बताऊंगा। तीसरा जो क्वेश्चन में आता है फिजिक्स में, मान लीजिए मेरे पास y बराबर दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स और मेरे को फाइंड द वैल्यू ऑफ y dx, तो मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स dx का हो जाएगा 10x प्लस का c। जो फिजिक्स में चलते हैं वही मैं बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। सेक स्क्वायर एक्स dx का सीधा याद रखेंगे क्या होगा? 10x प्लस का c। इसी प्रकार आप रखेंगे चौथा कोसेक, यदि y बराबर दे दिया आपको कोसेक स्क्वायर x और फाइंड द वैल्यू ऑफ y dx, तो y की वैल्यू कितनी है? कोसेक स्क्वायर x dx। तो ये इसका समाकलन क्या होगा? माइनस का कितना? कोट x प्लस का c चलता रहेगा, क्योंकि ये निश्चित समाकलन नहीं है, अनिश्चित समाकलन है। अब इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता, जो मापमान है, जो सूत्र के आंसर हैं वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ यही फिजिक्स में मिलेंगे आपको। मैं चाहूँ तो आपको पूरे मैथमेटिक्स के लिखा सकता हूँ जितने भी 10-12 सूत्र हैं, लेकिन आपको 10-12 सूत्र याद होंगे नहीं। जितने मैं बताता हूँ आप वही क्या करेंगे? याद करेंगे। जितने मैं बता रहा हूँ आप वही याद करेंगे। समझ में आया? एक और लिख लीजिए आप समाकलन पांचवा। यदि आपको दे दे y इक्वल टू सेक एक्स 10x का क्या कर लीजिए आप समाकलन करिए y dx, तो आपको क्या करना है? समाकलन ऑफ सेक एक्स 10x dx का जो समाकलन होता है वो होता है सेक एक्स प्लस का c। ये मैं क्यों लिखा रहा हूं? जो ये 5 त्रिकोणमितीय जो समाकलन है अपने पास यही आते हैं, यही पूछेंगे। और आगे जैसे जैसे चलेंगे यदि इनके अलावा कोई समाकलन आता है तो हम वहां पढ़ेंगे। अब ज्यादा पढ़ेंगे हम, तो अब बायो वाले जो स्टूडेंट है उनके कंफ्यूजन होगा, और मैं नहीं चाहता कि आपकी जो फील बनी है फिजिक्स में वो आपके टूटे इसके चक्कर के कारण। और आगे जब हम पढ़ेंगे वहां मैं डिटेल से बताऊंगा समाकलन कुछ भी आता है, कुछ भी समाकलन आता है वो हम पढ़ेंगे वहां पर भी। यहां जितना पॉसिबल है वो यहां पढ़ेंगे, जितना अवकलन पॉसिबल था हमने पढ़ा, समाकलन जितना पॉसिबल है वो पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे आएंगे वैसे। क्योंकि मैथ वालों के तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अब नहीं समझ में आया तो उनको तो पढ़ना पड़ेगा, डेफिनेटली है ये, तो डेफिनेटली है कि उनको तो पढ़ना पड़ेगा। 11th में भी पढ़ेंगे तो 12th में भी पढ़ेंगे, और बीएससी में भी चलता रहेगा ये, तो ये कभी उनका पीछे नहीं छोड़ने वाला। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो केवल जो आ रहा है फिजिक्स को जो जरूरत है वो देना है, उतना ही देना है उसको। तो ये 5 जो फॉर्मूले हैं त्रिकोणमितीय फलनों के वो आपको याद रखने हैं। क्लियर है बात? चलिए यहां तक आप नोट करें। कर लिया नोट? चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए यदि कोई ऐसे सोचे कि हमें तो पूरा बताइए, तो देखो मैं पूरा बता दूंगा, लेकिन एक लेक्चर में भी समाकलन पूरा नहीं होगा तो 10 लेक्चर में भी समाकलन पूरा नहीं होगा। यदि मैं जैसे ही इनसे आगे बढ़ता हूं तो आपको फिर कुछ और फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, लाइक दैट प्रतिस्थापन किस प्रकार होता है, खंडस समाकलन फिर आ जाता है, ठीक है, अनेकों समाकलन आएंगे, कम से कम 10-12 प्रकार के समाकलनों के फॉर्मूले और आ जाएंगे। यदि आप चाहे तो मैं बता दे सकता हूं, लेकिन उससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में चलेगा ही नहीं। इतना ही चलेगा
कि साइन एक्स का समाकलन कितना होता है, बता देंगे माइनस का कोस एक्स। बस अब क्यों हमें इतना जाना है, ठीक है। तो ये थे त्रिकोणमितीय फलन, 5 इंपोर्टेंट याद रखने हैं। क्या क्या याद रखोगे इसमें, 5। तो ये त्रिकोणमितीय फलन, e की पावर x का e की पावर x, 1/x का log x, कांस्टेंट का समाकलन 0 नहीं होता है। बस सिंपल से अभी तक यही पढ़ा है हमने, और बेसिकली फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है आपको। समझ में आया। अब हम पढ़ते हैं लास्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें, निश्चित समाकलन। अनिश्चित का पता चल गया, कोई लिमिट वगैरह नहीं होगी। अब निश्चित समाकलन में क्या होगा, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। निश्चित समाकलन में आपको जो मेथड है वो इस प्रकार से दिया होगा, y dx, ये क्वेश्चन पूछेगा आपको, जहां y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 प्लस 7x। चलिए करते हैं हम। y की जगह मान रख लीजिए, लोअर लिमिट कितनी है 5। अब यहां मैं लिख देता हूं 5 को बोलते हैं लोअर लिमिट, और 10 को बोलेंगे हम अपर लिमिट। समझ में आया। तो 5 से 10, y की जगह क्या लिख देंगे, x की पावर 6 प्लस का 7x dx। अब देखिए x की पावर 6 का क्या होगा, x की पावर 7/7 पावर प्लस 1 अपॉन का पावर प्लस 1। 7 ऐसे कैसे आ जाएगा, x का कितना होगा, x की पावर 1 है तो पावर प्लस 1 यानी x स्क्वायर अपॉन का पावर प्लस 1 यानी 2। और अब यहाँ क्या होता है, जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, जो अपर लिमिट तो कहाँ चली जाएगी, इसके ऊपर ही थी तो ये ऊपर ही टिकेगी, ये नीचे है तो ये नीचे ही टिकेगी। अब देखिए हमारा जो समाकलन था वो x के सापेक्ष था, हमारा जो समाकलन था वो x के सापेक्ष था। जहां जहां x है वहां वहां पहले हम 10 रखते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 10 है। अब 10 की पावर 7, थोड़ी लिमिट को हम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। मान लीजिए छोटा का मतलब है 10 की जगह 1 ही कर देता हूँ मैं, और यहाँ कर देता हूँ 0, यहाँ कर देता हूँ मैं 0, और यहाँ 1 ही कर देता हूँ। ये लिमिट है। अब देखिए जो अपर लिमिट ऊपर रहेगी, लोअर लिमिट नीचे रहेगी। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखते हैं। पहले 1/7 हो जाएगा, 1 की पावर 7 वही होता है। यहाँ मैं रखूंगा तो 1/2, 7 से गुणा होगा तो 7/2। अब ये लिमिट रख दी, 1 रख दी। जैसे ही हम लोअर लिमिट रखेंगे उससे पहले आता है माइनस का चिन्ह। माइनस का चिन्ह, x की जगह 0 रखूंगा, 0 रखूंगा तो ये 0 ही आ जाएगा। तो इसको जब मैं हल करूंगा तो इसका जो एलसीएम है 14 आएगा, यह 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 49 यानी 51 अपॉन का 14। समझ में आया। कोई दिक्कत है इसके अंदर, नहीं होनी चाहिए। लिमिट लिखना मैंने बता दिया है आपको, लोअर लिमिट होगी अपर लिमिट होगी, निश्चित समाकलन होगा, प्लस सी नहीं आएगा। सिंपल है। लोअर लिमिट नहीं है अपर लिमिट नहीं है, प्लस सी आएगा। हल कैसे करते हैं, जो अपर लिमिट है वो ऊपर रहेगी, लोअर लिमिट है जो लोअर रहेगी। जब हम करेंगे जिसके सापेक्ष कर रहे हैं dx के सापेक्ष, तो x में रखेंगे, मान ये आ गया। फिर जब ये रखेंगे उससे पहले माइनस का चिन्ह आता है, फिर हम इसको आगे हल करेंगे। समझ में आया। तो ये था आज का टॉपिक हमारे पास समाकलन का, जो हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है। जहाँ जहाँ आगे कुछ और भी बातें करेंगे समाकलन की, जैसे जैसे हम डेरिवेशंस में जाएंगे, यदि कुछ और प्रकार का आता है वहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट लाइनें क्या हैं, समाकलन का मतलब है सतत जोड़, बड़ी से बड़ी रेखा का हम समाकलन कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो समाकलन का फॉर्मूला है वो याद रखना है आपको। तीसरी, e की पावर x का e की पावर x कांस्टेंट का समाकलन 0 नहीं होता है, 1/x का log x होता है। और ये जो 5 मैंने बताए थे वो याद रखने हैं। और निश्चित समाकलन को हल किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले क्या रखेंगे उसमें, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ऊपरी सीमा। निश्चित समाकलन को हल करने का तरीका, ऊपरी सीमा माइनस का निम्न सीमा। ये है हमारे पास समाकलन को, निश्चित जो समाकलन उनको हल करने का तरीका। ठीक है। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें लगातार, और इनमें फिर भी कोई डाउट आता है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जितने भी 11th के छात्र हैं वहां तक वीडियो को पहुंचाएं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कलन विधि से गति के समीकरण। याद रखिए गति के समीकरण ही चल रहे थे, आलेखीय विधि से कंप्लीट हो चुके थे। कलन विधि से पहले मैंने अवकलन समाकलन बताना जरूरी था, जो मैंने आपको बता दिया है। जितना फिजिक्स को चाहिए उतना हम पढ़ चुके हैं। फिर भी आगे कुछ अलग प्रकार से आएंगे तो हम वहां पर भी आपको पढ़ाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूं कि जो बायो वाले स्टूडेंट उनको दोनों लेक्चर समझ में आए होंगे, अवकलन का भी और समाकलन का भी। ठीक है। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, नई जोश के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।